देर रात तक अपने क्लिनिक पर काम करने के बाद उसे बंद करके डॉक्टर विशाल ने अपनी कार स्टार्ट की और घर की तरफ चल दिए। उनका घर क्लिनिक से 1 घंटे की दूरी पर था। अक्सर वो जल्दी घर आ जाते, पर आज उन्हें देर हो गई थी, इसीलिए वो गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे थे। सुनसान रात में गाड़ी तेज़ी से चली जा रही थी। तभी अचानक एक हॉर्न की आवाज़ आई और विशाल के होश उड़ गए। पीछे के शीशे में देखा तो कोई ट्रक था जो लगातार हॉर्न बजाए जा रहा था। विशाल ने ट्रक को साइड दिया और फिर से शीशे में देखा, और उसने जो देखा उसको देखते ही उसके होश उड़ गए। उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा गई। गाड़ी टकराने के बाद उसने उसे गाड़ी से निकलते देखा और उसका नाम लिया, मोहिनी। मौत का सिलसिला अब शुरू हो चुका था। ये अब किसकी मौत के बाद रुकेगा, ये सिर्फ विशाल ही जानता था। लेकिन वो तो अब मर चुका था। उसकी मौत पर उसके दोस्त आए, वो भी डॉक्टर थे। उसमें अशोक, रवि और अंकित थे। सब के सब घबराए हुए थे। शायद उनको पता था कि विशाल को किसने मारा, लेकिन उन्होंने किसी को ये बात नहीं बताई। एक दिन अशोक को हॉस्पिटल में फ़ोन आता है कि कोई गरीब मरीज मौत से लड़ रहा है और वो हॉस्पिटल नहीं आ सकता, तो क्या आप आ सकते हैं? अशोक ने फ़ौरन हाँ बोल दिया और एम्बुलेंस लेकर निकल पड़ा। आगे आगे वो और पीछे पीछे एम्बुलेंस आवाज़ करते हुए तेज़ी से जा रहे थे। अशोक के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, जैसे उसे कोई खजाना मिलने वाला हो। तभी उसे पीछे आते हुई एम्बुलेंस की आवाज़ आना बंद हो गई। उसने पीछे शीशे में देखा तो उसे मोहिनी दिखी, और उसे देखते ही उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी सड़क पर कई बार गोल घूमते हुए पेड़ से जा टकराई और गाड़ी ब्लास्ट हो गई। अशोक की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। अशोक की मौत की खबर मिलते ही रवि की भी हालत ख़राब हो गई। उसे पता चल गया था कि अब वो भी नहीं बचेगा। अब वो जल्दी से जल्दी शहर छोड़ना चाहता था। उसने अपने परिवार को बिना बताए रात के अंधेरे में दूसरे शहर के लिए निकल पड़ा। लेकिन मौत से कहाँ कोई बच पाया था। अपने दोनों दोस्तों की एक्सीडेंट में मौत से उसने अपनी गाड़ी के बदले स्कूटर से भागना सही समझा। रवि अपनी सोच में डूबा हुआ था। वो घर से काफ़ी दूर निकल गया था। तभी उसके पीछे से जोर की हॉर्न की आवाज़ आई और उसके स्कूटर का संतुलन बिगड़ा और वो ट्रक के नीचे आ गया और उसकी भी मौत हो गई। अगले दिन अंकित को जब रवि की मौत का पता चला, उसने देरी न करके अपने परिवार से किसी बाबा से मिलने की बात कही और उनके सामने ही अपने दोस्तों के मौत का कारण बताना चाहा। उसके परिवार उसे बाबा के पास ले गए। तभी रवि ने बताया, वो अंकित, अशोक, विशाल आज से 6 साल पहले शहर के हॉस्पिटल में साथ में नौकरी करते थे। उनके साथ उनकी टीम में मोहिनी नाम की नर्स भी थी। मोहिनी गरीब घर से थी, तो उसे गरीबों की मदद करने का मन होता था। जब भी मौका मिलता वो उनकी सेवा करती। हम चारों ने मिलकर हॉस्पिटल के मुर्दा घर की लाशों से
उनकी लीवर, किडनी, दिल और आंखें निकालकर उनको मोटे दामों पर बेचते थे। ऐसे कई गरीब मरीज को हमने अपना शिकार बनाया था। गांव-गांव अपनी एम्बुलेंस को लेके जाते, जो भी मिला उसे यहाँ लाके उसके शरीर से सब निकाल लेते। एक दिन जब हमें लगा मोहिनी अपने शिफ्ट ख़त्म करके घर जा चुकी होगी, तो हम सब मुर्दा घर में गए। वहाँ हम सब अपना काम कर रहे थे, लेकिन मुर्दा घर को खुला देखकर मोहिनी वहाँ आ गई और उसने हमें देख लिया और हमारी बातें सुन ली। पहले हमने उसे समझाया पर वो नहीं मानी। हमने उसे लालच भी दिया पर उसने मना कर दिया। उसने हमें धमकी दी कि वो सबको बता देगी और हमें सज़ा दिलवाएगी। फिर मजबूरन हमें उसे मारना पड़ा। फिर हमने उसकी आंखें निकाल ली और उसकी ज़ुबान काट दी। हॉस्पिटल के पीछे ही हमने उसे गाड़ दिया। कई दिन तक हमें उसकी आंखें सपने में दिखाई देती थी, जैसे कि वो हमें देख रही हो। मोहिनी की कहानी सुनने के बाद बाबा ने रवि को अपने आप को कानून के हवाले करने को कहा। अगर वो ज़िंदा रहना चाहता है तो रवि को उसके परिवार वालों ने समझाया और रवि ने भी इसमें अपनी भलाई समझी और ख़ुद को कानून के हवाले कर दिया। बाबा ने मोहिनी की लाश की जगह पूजा करवाई और उसे शांत किया। तो मदन और उसकी पत्नी शोभा शहर में नए नए आए थे। वो दोनों यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। शोभा परेशान थी कि शहर में तो आ गए हैं, लेकिन हम यहाँ किसी को नहीं जानते, कैसे क्या करेंगे। मदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया। मदन ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतज़ाम ज़रूर कर लूँगा। यह कहते हुए वो दोनों रोड पे आगे की तरफ जा रहे थे कि अचानक शोभा से एक आदमी टकराया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। शोभा और मदन ने कहा, कोई बात नहीं। वो आदमी फिर बोला, शहर में पहले आपको नहीं देखा, लगता है नए आए हैं। जी हाँ, हम शहर में नए हैं, यहाँ हम किसी को नहीं जानते। शोभा और मदन ने भी हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया। जी, मेरा नाम रफ़ीक है और मैं पास की ही बस्ती में रहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं, जब तक आपको कोई मकान नहीं मिल जाता। और वह शोभा की तरफ एकटक देखे ही जा रहा था। शोभा सोचने लगी कि एक अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों तैयार है। आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी को पूछता तक नहीं। शोभा सोच ही रही थी कि मदन ने उसके कंधे को पकड़कर ज़ोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हो, चलो अच्छा हुआ इंतज़ाम हो गया घर का, अब आराम से घर खोजेंगे। ऐसा कहते हुए मदन ने राहत की सांस ली। दोनों रफ़ीक के साथ उसके घर आ गए। आप लोग हाथ मुंह धो लो, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। ऐसा कहते हुए रफ़ीक शोभा की तरफ घूरती हुई नज़रों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। रफ़ीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, सुनिए जी, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा और ना ही ये जगह मुझे सही लग रही है। हम कहीं और चलकर रहते हैं। एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की है, उसका एहसान मानने की वजह तुम उस पर शक कर रही हो।
ऐसा मदन ने बोला। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को कैसे समझाए, क्योंकि बस वही रफ़ीक की उन नज़रों को महसूस कर पा रही थी और मदन था कि रफ़ीक के गुण गाते थक नहीं रहा था। रात हो गई, खाना खा के सब सो गए। रात के करीब 2 बजे शोभा को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज़ महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज़ को झटक दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथ पर वो नुकीली चीज़ महसूस होने लगी। अब शोभा की आंखें खुली, उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने को मुड़ी, उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई था, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी दहकती हुई लाल आंखें शोभा के एकदम सामने थी और उसे घूरे जा रही थी। ये देख शोभा डर से थर-थर कांपते हुए चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर मदन की नींद खुल गई। मैंने तुमसे कहा था ना, हम कहीं और चलते हैं, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम नहीं माने। ऐसा कहते हुए शोभा जोर जोर से रोने लगी। बाथरूम की तरफ से आते हुए रफ़ीक मदन के पास आकर बैठते हुए बोला, क्या हुआ? लगता है कोई बुरा सपना देखा। मैंने तो बाथरूम में ही आपकी चीख सुनी थी, तभी मैं दौड़ के इस तरफ आया। शोभा इतनी डर चुकी थी कि वो अब कुछ बोल नहीं पा रही थी। दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया। शाम को मदन ने रफ़ीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ। उसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत डरी हुई है। ठीक है कहते हुए रफ़ीक मार्केट चला गया। रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा। शोभा, तुम कह रही थी ना कि यहाँ से चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और हाँ, अपने गहने भी ले आना साथ में। शोभा अध जगी अध सोई सी उसके पीछे पीछे चल दी, मानो शोभा को अपनी सुध ही ना हो। थोड़ी दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पर बैठ गई और उस आवाज़ ने शोभा से कहा, शोभा, मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? जब तक मैं न आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह हुई, मदन उठा। उसने देखा शोभा अपने बिस्तर पर नहीं है और ना ही रफ़ीक अपने बिस्तर पर था। मदन घबराया और इधर उधर पागलों की तरह शोभा को ढूंढने लगा। मदन को ऐसे देख बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या बात है भाई, किसे ढूंढ रहे हो? मदन ने बताया, मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले ही शहर में आए हैं। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस रफ़ीक को जानते हैं और उसी के घर में रह रहे थे। ऐसा कहते हुए मदन ने रफ़ीक का घर जहाँ था उस ओर इशारा किया और अपना हाथ उठाया। बस्ती का ही एक बुजुर्ग बोला, बेटा, जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है, और तुम कह रहे हो वहाँ किसी का घर है, ये कैसे मुमकिन है? उस बुजुर्ग के इतना कहते ही मदन ने पलटकर उस तरफ देखा जहाँ कुछ देर पहले वो सोया हुआ था। वहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय कब्रिस्तान के। मदन के पैरों के तले ज़मीन ही निकल गई। अब वो गांव वालों को वो सारी बातें बताने लगा
कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे रफ़ीक से मिला, सब कुछ बताया। कुछ लोग तो मदन को पागल भी कहने लगे कि ये ऐसे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कोई पागल है। एक व्यक्ति ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग शोभा को ढूंढने के लिए एकजुट हो गए। पूरी बस्ती में ढूंढ लेने के बाद भी शोभा कहीं नहीं मिली। किसी ने कहा, क्या घर की छतों पर भी देखा? फिर सभी ने अपने अपने घर की छतों पर चढ़ गए। एक युवक ने अपने छत से आवाज़ लगाई, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़े, साथ में मदन भी चढ़ गया। ऊपर जाकर देखा तो शोभा छत पर ऐसे बैठी थी जैसे मानो किसी का इंतज़ार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखा और पूछा, शोभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब में जो कहा, उसे सुनकर सबके होश ही उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ बैठने को कह गए हैं। मैं अपने सारे गहने भी ले आई हूँ, बस अभी वो आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस घर की छत पर शोभा बैठी हुई थी, उस छत पर चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं था। ना सीढ़ियाँ थी और ना ही कोई और ही रास्ता। मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे फेमस फास्ट फूड रेस्टोरेंट में से एक है। हालांकि यह बहुत स्वस्थ फूड नहीं है, यह बहुत सुविधाजनक हो सकता है क्योंकि मैकडॉनल्ड्स 24 घंटे खुला रहता है। इसका मतलब ये है कि दिन के किसी भी समय आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन इतनी मज़ेदार जगह में भी कुछ भयानक और अजीब चीज़ें हो सकती हैं, क्या किसी ने सोचा है? सुनील के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। यह कहानी इतनी अनावश्यक और भयानक है कि सुनील इसे भुला नहीं पाया। यह 3 साल पहले हुआ था, जब वो 17 साल का था। उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि उसको आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने कॉलेज की फ़ीस चुकानी थी। काफ़ी जगह धक्के खाने के बाद उसे बड़ी मुश्किल से मैकडॉनल्ड्स में नौकरी मिली, जो शहर से दूर टूरिस्ट प्लेस पर था। दिन में तो काफ़ी आना जाना होता था, पर रात होते होते कस्टमर कम होने लगते। उसने अपने बॉस को खुश करने के लिए जो भी शिफ्ट करनी थी, काम करना था, चाहे वह दिन हो या रात हो और जितने भी घंटे हो, उसके लिए मना लिया था। अब वो मैकडॉनल्ड्स में 3 महीने से काम कर रहा था, लेकिन केवल दिन की शिफ्ट में ही कर रहा था। एक दिन उसके बॉस ने उसे कमरे में बुलाया और उसे बताया कि क्योंकि अब तुम कई महीनों से काम कर रहे हो, तुमने काफ़ी अनुभव प्राप्त कर लिया है, तो अब तुम रात की शिफ्ट के लिए तैयार हो। उसके बॉस ने उसे यह भी बताया कि रात की शिफ्ट बहुत शांत होती है और उससे पूछा कि क्या उसे इससे कोई समस्या है। उसने कहा कि नहीं, मैं कर लूँगा। उसके बॉस ने बताया कि तुम शनिवार से अपनी रात की शिफ्ट शुरू करोगे। रात के 12 बजे से 5 बजे की शिफ्ट होगी। वो शनिवार को मैकडॉनल्ड्स रात के 12 बजे की शिफ्ट में पहुंचा। उसके मैनेजर ने उसे बताया कि उसका काम केचप, मेयोनीज़ और बारबेक्यू सॉस को फिर से भरना, फर्श साफ करना और टेबल सेट करना है। उसने उसे काम करने की चीज़ों की एक लंबी लिस्ट दी। उसे सब कुछ बताने के बाद मैनेजर घर की ओर चला गया। मैकडॉनल्ड्स में काफ़ी शांति थी, लेकिन वो वास्तव में चुप्पी पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त था। उसने समय पर ध्यान नहीं दिया
और अचानक रात के 2 बज गए थे। सुनील को यह अजीब लगता है कि अब तक कोई भी ग्राहक मैकडॉनल्ड्स में नहीं आया था, लेकिन वो इसके साथ ठीक था। सुनील बस अपना काम जल्दी ख़त्म करना चाहता था। कल उसे इसकी जानकारी अपने मैनेजर को देनी थी। वो टेबल पर कॉफ़ी के कप की तैयारी कर रहा था। तब सुनील को अचानक लगा कि कोई उसे देख रहा है। यह एक अजीब एहसास था, लेकिन सुनील ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने आप से कहा कि शायद मुझे देर से रात में काम करने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए अजीब सा एहसास हुआ। तभी अचानक सुनील की नज़र खिड़की पर पड़ी। जब उसने बाहर देखा तो उसे एक अजीब काली आकृति दिखाई दी, जैसे कोई बाहर खड़ा था और उसे देख रहा था। सुनील को लगा कि यह सिर्फ उसकी एक कल्पना है। रात के इस समय बाहर कौन खड़ा होगा? उसने अपना काम जारी रखा और टेबलों की सफाई शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद उसका ध्यान फिर से खिड़कियों पर गया। अब ऐसा लग रहा था कि वो आकृति करीब आ रही है, लेकिन उसने खुद को आश्वस्त किया कि मैं मनगढ़ंत चीज़ों को देख रहा हूँ। असल में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। यह सब उसके थकावट के कारण है। तब उसने फैसला किया कि अब मैं बाहर नहीं देखूंगा और शेल्फ की सफाई पर ध्यान दूंगा। इसलिए उसने अपना काम जारी रखा। गाने सुनते हुए मैं अपना काम कर रहा था कि मैंने कुछ सुना। मैं तुमको देख सकता हूँ, मैं तुमको देख सकता हूँ। तुरंत उसने बाहर देखा और बाहर देखते ही उसके होश उड़ गए। बाहर एक दानव, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी, उसे घूर रहा था और वो शीशे को ठोक रहा था, जैसे उसे अंदर आना हो। दानव के बड़े बड़े दांत और हाथ को देखते ही सुनील वहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकता था। उसने तुरंत दरवाजे पर क्लोज का साइन लटका दिया और जितनी तेज़ी से भाग सकता था भागा। भाग के वो उसकी बाइक के पास पहुंचा और स्टार्ट करने लगा, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस दानव पर था। उसकी लाल आंखें उसके करीब आ रही थी। लगातार कोशिश करने के बाद भी उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर उसने देखा कि उसने बाइक में चाबी ही नहीं लगाई थी। उस भयानक मंजर ने उसके सोचने समझने की शक्ति कम कर दी थी। उसने बाइक में चाबी लगाई और बाइक स्टार्ट की और तेज़ी से बाइक को भगाया। रास्ते में उसने अपने मैनेजर को फ़ोन करके बताया कि वो बीमार होने के कारण स्टोर बंद कर दिया है और मैनेजर ने उसे घर जाने दिया। वो उसे बताना नहीं चाहता था कि उस वक्त उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसे पता था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। किसी तरह वो अपने घर पहुंचने में कामयाब रहा। घर पहुंचते ही एक तरह की उसने राहत ली और सुरक्षा महसूस की और तय किया कि आगे कभी भी नाइट की शिफ्ट नहीं करेगा, भले ही मुझे नई नौकरी ढूंढनी पड़े। तो ये कहानी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले राहुल की, जो दिवाली की छुट्टी में अपने घर आया था। राहुल बड़ा ही होशियार और बहादुर लड़का था। खेल कूद से लेकर मौज मस्ती में आगे ही होता था। मजाक मस्ती में ही उसकी ज़िंदगी कट रही थी। दिवाली की छुट्टी में जब वो घर आया तो अपने पुराने दोस्तों के साथ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगा। बचपन में सब दोस्तों में शर्त लगती थी। सबको पता होता था कि राहुल ही जीतेगा। उसने आज तक कोई भी शर्त नहीं हारी थी।
दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और अमावस्या की रात आत्माओं और भूतों की ताकत बढ़ जाती है। ऐसे ही उसने दिवाली की रात अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि अपने गांव के पुराने महल में कौन अकेले जाके आएगा। राहुल के गांव वाले महल की एक कहानी थी। वहां उनके गांव का बड़ा ज़मींदार रहता था। गांव में सब खेती करते थे। खेती के लिए उन्हें पानी की बड़ी तकलीफ़ थी। बारिश में बरसात तो बस नाम की ही होती थी। खेतों की सिंचाई के लिए पानी न मिलने पर सारी फसल सूख जाती। ऐसे में सभी का बुरा हाल था। सभी गांव वाले अपने बचे कुचे अनाज से और ज़मींदार से उधार लेकर अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि अब उस जालिम ज़मींदार ने लोगों के खेतों पर कब्जा करने लगा था। कर्ज के नीचे दबे किसान करते भी तो क्या करते। ऐसे करते करते आधे से ज़्यादा गांव उसके कर्ज में डूब गया। गांव में ही हरिया नाम का एक किसान था। उसने भी कर्ज लिया था, लेकिन उसने अपनी ज़मीन हड़पने नहीं दी। उसके विरोध करने पर जमींदार ने उसे गुंडे से पिटवाया, जिसमें उसकी मौत हो गई। हरिया की मौत से गांव वालों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने जमींदार को उसके महल में ही घेर लिया। अपने बचाव में जमींदार ने लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें कुछ लोग मारे भी गए। सभी ने उसके महल को आग लगा दी, जिसमें जमींदार की भी जलकर मौत हो गई। उसके बाद से सबके खेत अपने अपने हो गए। लेकिन कुछ दिनों में ही जो भी उस महल के रास्ते गुजरता, उसे जमींदार की आत्मा परेशान करती। वो उसकी आवाज़ में सबको धमकाता कि तुम लोगों ने मुझे मारा, अब तुम सब भूखे ही मरोगे। इस हादसे के बाद से गांव का वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस बात को 40 साल हो गए थे। अभी भी वहाँ कोई आता जाता नहीं था। राहुल ने अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर महल की ओर निकल पड़ा। इस बात की किसी को भनक भी नहीं थी कि गांव के 4 लड़के उस भूतिया महल में जा रहे थे। चारों दोस्त महल के पास पहुंच गए। महल उस अमावस्या की रात में घनघोर काला दिख रहा था। दिवाली की रात में पटाखों की आवाज़ उनके कानों तक आ रही थी। राहुल ने कहा, चलो कौन चलेगा मेरे साथ। महल को देखते ही बाकी तीनों के हाथ पैर सूख गए। उन्होंने वहीं हार मान ली। लेकिन शर्त जीतने के लिए राहुल को उसके अंदर जाके आना था, तो राहुल अंदर चला गया। आग लगने से दरवाज़ा तो जला था, महल के अंदर पूरा काला अंधेरा। अपने हाथ को देखना हो तो लाइट जलानी पड़े, ऐसा हाल था। राहुल अंदर जाते गया। जाते जाते अब उसे भी कुछ अजीब महसूस होने लगा, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। अंदर सीढ़ियों से चढ़कर वो बाहर की तरफ खिड़की के पास आ जाता है, जहाँ से उसे अपने दोस्त दिख सके। वो खिड़की पर आके उनको आवाज़ लगाता है। सब राहुल को सही सलामत देख के खुश होते हैं। तभी राहुल के पीछे वो ज़मींदार बाहर आता है। राहुल के मोबाइल की लाइट में जब उसके दोस्तों ने उसे देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके मुंह सिल गए, मानो वो राहुल को बताना चाहते थे, लेकिन डर से उनका मुंह बंद हो गया। राहुल अब बाहर आने के लिए मुड़ा तो उसके भी होश उड़ गए। उसके सामने वो ज़मींदार खड़ा था, जो पूरी तरह जला हुआ था। उसका पूरा शरीर काला पड़ा था। उसकी बस लाल आंखें ही दिख रही थी।
ज़मींदार उसकी तरफ बढ़ता है। राहुल पीछे की तरफ होने लगता है। तभी ज़मींदार उसे ढकेल देता है। ऊपर से राहुल की गिरते ही उसके दोस्त उसे उठाने लगते हैं, लेकिन राहुल उठ नहीं पा रहा था। उसके पैर टूट गए थे। तीनों ने उसे उठाकर वहाँ से भागे। अगले दिन उन्हें मालूम पड़ा राहुल के पैर अब कभी भी ठीक नहीं होंगे। उसके डर की वजह से उसकी आवाज़ जा चुकी थी। अब बस वो एक अपंग होकर रह गया था। वो शर्त तो जीत गया था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हार गया था। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक राजा राज करता था। उनके यहाँ खुशहाली बसी रहती थी। राजा की पत्नी रानी काफ़ी सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। एक दिन एक ब्राह्मण गांव में आए और राजा के दरबार में जाकर कहा, महाराज, मैं एक शक्तिशाली मंत्र जानता हूँ जो आपकी पत्नी को संतान प्रदान कर सकता है। राजा और रानी ने ब्राह्मण की बात को विश्वास किया और उनसे मंत्र को सिखाने के लिए कहा। ब्राह्मण बाबा ने एक शर्त रखी। इस मंत्र को प्रभावी बनाने के लिए आपको उसे रात्रि को मांगलिक तिथि पर जपना होगा, एक शुद्ध और शांत स्थान में, वरना अपशकुन हो सकता है। राजा और रानी ने इसे मान लिया और निश्चित तिथि पर मंत्र का जपना शुरू किया। लेकिन उन्हें नहीं पता था जो मंत्र वो पढ़ रहे हैं वो शैतानी मंत्र है, जो इस संसार में शैतान को जन्म देगा। वो बाबा असल में एक शैतान का पुजारी था। शैतान को जन्म लेने के लिए एक ऐसे गर्भ की ज़रूरत थी जो मन से साफ, बुद्धिमान और कठोर इरादे वाली औरत हो। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। राजा और रानी को भनक भी नहीं थी। उनके यहाँ शैतान जन्म लेने वाला था। 9 महीने बाद रानी ने बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे को देखते ही वहाँ चिल्लाने की आवाज़ आई। राजा भाग के रानी के कमरे में आते हैं और देखते हैं वो बच्चा इंसान जैसा नहीं था। उसके छोटे से शरीर पर घने बाल थे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उसके छोटे नुकीले नुकीले दांत भी थे। ऐसा मंजर देखकर राजा के होश उड़ गए। उसने तुरंत उस बाबा को बुलाया और पूछा, क्या है ये? हमें तो बच्चा चाहिए था, ये क्या है? बाबा बोला, मैंने तुम्हें शैतानी मंत्र बताया था जो मेरे मालिक, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, उनको उस दुनिया में आने का ज़रिया चाहिए था। मैंने यहाँ आने से पहले आपके बारे में पता कर लिया था। अब मेरा मकसद पूरा हुआ। ऐसा सुनते ही राजा ने बाबा पर तलवार से वार किया और बाबा वहीं मर गया। बाबा के शरीर को राजा ने ताबूत में रखवाकर तहखाने में चुनवा दिया। राजा ने सिपाहियों को बच्चे को जान से मारने बोला और ज़मीन में गाड़ दिया। 10 साल होने के बाद राजा के महल पर एक काला साया मंडराने लगा। उसके कहर से राजा का राज्य बर्बाद होते जा रहा था। वो काला साया उसी शैतान बच्चे का था जिसने रानी की कोख से जन्म लिया था। उसने एक एक करके राज्य के सभी घरों में मौत का तांडव करने लगा। हर रोज़ किसी न किसी की मौत होती। अपने राज्य का ऐसा हाल देखकर राजा भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। अब राज्य की रखवाली के लिए रानी ही बची थी। एक रात रानी अपने कमरे में आराम कर रही थी कि वो काला साया रानी के कमरे में आता है और उनको वश में करने की कोशिश करता है। लेकिन रानी एक हिम्मत और बुद्धिमानी औरत थी। उन्होंने अपने कमरे में अपनी जगह किसी और को सुला दिया था, जिससे वो उस काले साये को जान पाए और उसकी शक्तियों का अंदाज़ा लगा पाए।
अगले दिन रानी दूसरे राज्य के महागुरु को बुलावा भेजा। उन्होंने महागुरु को सब बताया और उस साये को ख़त्म करने का उपाय पूछा। महागुरु ने सब सुनने के बाद उन्हें उपाय बताया और चले गए। 2 दिन बाद अमावस की रात में उन्होंने उस काले साये को मंत्र जाप करके बुलाया। उस बुरे साये ने रानी को अपने सामने देख अपना आपा खो दिया और रानी पर हमला कर दिया। उस हमले में रानी को चोटें आईं। फिर उन्होंने देखा कि वो साया झूमर के नीचे घूम रहा था। रानी ने तलवार से झूमर पर वार किया और झूमर पर जो लाश थी उस साये के ऊपर गिर गई। वो लाश असल में उसी बाबा की थी जिसने शैतान के बच्चे होने का मंत्र दिया था। राजा ने उसे तहखाने में रखा था। महागुरु के उपाय के हिसाब से वो काला साया उस बाबा के शरीर के रखे होने के कारण जिंदा था। अगर बाबा के शरीर और वो काला साया साथ में मिल जाएं और बाबा के शरीर को आग लगा दिए जाए तो दोनों इस दुनिया को छोड़ देंगे। बाबा की लाश और वो काला साया अब एक हो चुके थे। रानी ने कमरे को भूत बाधा मंत्र से बंधवा लिया था। अब दोनों उस कमरे से वापस नहीं जा सकते थे। रानी ने कमरे में आग लगा दी और वो काला साया बाबा के शरीर के साथ ही जलने लगा और ख़त्म हो गया। महागुरु के मुताबिक इस काम को सिर्फ रानी को ही करना था, क्योंकि रानी ने ही इस बच्चे को जन्म दिया था और रानी ही उसे मार सकती थी। फिर रानी भी उसी आग में जलकर ख़त्म हो गई। 3 साल पहले की बात है। रंजन के पिताजी ने उसे एक पुरानी कार गिफ्ट में दी। वह कार बहुत ही खास थी, एक विंटेज मॉडल जो अब तक संभाली हुई थी। रंजन बहुत ही खुश था और उसको अपनी नई कार के साथ घूमने का इंतज़ार था। इतने इंतज़ार के बाद अब उसे कार मिली तो वो ज़्यादातर टाइम कार में ही बिताता। कहीं भी जाना हो तो कार लेके जाता। दोस्तों के साथ घूमना फिरना काफ़ी लगा रहता था। एक दिन रंजन अकेला ही घर पर था। उसके माता पिता रंजन के चाचा के यहाँ गए हुए थे। घर पर बैठे बैठे वो बोर हो रहा था तो उसने सोचा थोड़ा सैर किया जाए। तो वो अपनी कार के पास जाता है तो उसने कुछ ऐसा देखा जो विश्वास करने लायक नहीं था। उसने देखा उसकी कार अपने आप आगे बढ़ रही है और वह खुद चलने लगी। रंजन यह देखकर हैरान था, क्योंकि उसने किसी को नहीं देखा था जो कार चला रहा हो। फिर उसने खुद को समझाया कि शायद यह कोई तकनीकी खराबी हो सकती है। रंजन ने कार को अगले दिन मैकेनिक के पास ले जाने का फैसला किया। मैकेनिक ने कार की जांच की, लेकिन वह खुद कोई खराबी नहीं ढूंढ पा रहा था। रंजन थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई तकनीकी समस्या है ही नहीं। वह उसे अपने घर वापस ले आया। घर वापस आते समय उसे कार में पहले से अलग महसूस हो रहा था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, रंजन एक दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया, पर रात के बीच में उसने कुछ अजीब आवाज़ सुनी। वह उठ गया और देखने के लिए अपने माता पिता के कमरे की ओर गया। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि कार खुद चालू हो गई और उसकी लाइट्स ऑन हो गई। रंजन डर गया क्योंकि कार ने चलना शुरू कर दिया। रंजन बिल्कुल हैरान था और वह जानने के लिए अपनी बाइक निकाली और कार का पीछा करने लगा। उसने देखा कि गाड़ी एक पुराने टूटे घर के पास पहुंची। कुछ देर रुकने के बाद गाड़ी वहां से निकल गई। रंजन कुछ समझा नहीं। गाड़ी के जाने के बाद रंजन उस घर में जाता है। अब सुबह हो गई थी। कुछ लोग घर के आसपास आ जा रहे थे। तभी रंजन ने उनसे पूछा कि ये घर किसका है।
तभी मालूम हुआ ये घर वर्मा परिवार का है, जिसकी बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। बस एक बेटा और बेटी ही रहते थे। एक दिन उनकी बेटी भी कहीं गायब हो गई। उसे ढूंढते हुए उनका बेटा भी चला गया। तब से ये घर ऐसे ही है। 3 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं। यह सबसे उस गाड़ी का क्या लेना देना है, उसे समझ नहीं आ रहा था। जब वो घर लौटा तो उसकी गाड़ी घर पर खड़ी थी। उसे और ज़्यादा डर लगने लगा। वो अपनी कार के पास गया और ध्यान से देखने लगा। उसके टायर पर खून के निशान थे और देखने के लिए उसने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर देखने लगा। तभी कार का दरवाज़ा बंद हो गया। रंजन डर के मारे चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से आवाज़ आती है, हेलो रंजन। रंजन चौंक जाता है और पूछता है, कौन हो तुम? आवाज़ आई, मैं वही हूँ जिसके घर आज तुम गए थे मेरा पीछा करते करते। मैं हिमांशु हूँ, वर्मा जी का बेटा। रंजन ने बोला, तुमने किसी को मारा है मेरी कार से। कौन है वो? क्यों मारा तुमने उसे? फिर हिमांशु ने अपनी कहानी बताई। माँ बाप के गुजर जाने के बाद दोनों भाई बहन साथ में रहते थे। अकेली ये ज़िंदगी उनकी अच्छी चल रही थी। दोनों ने मिलकर ये कार खरीदी जिसे आज तुम अपनी कार बोल रहे हो। मैं ये कार चलाकर पैसे कमाता था। मेरी बहन एक कंपनी में काम करती थी। उसके कंपनी का मालिक मेरी बहन पर गंदी नज़र रखता था। ऐसे में उसने एक दिन हद पार कर दी। ऑफिस में काम के बहाने उसे अकेले बुलाया और उसकी इज्जत लूट ली। उसने मुझे जब फ़ोन किया तो मैं उसके ऑफिस पहुंचा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। मैं उसके ऑफिस में तोड़-फोड़ की तो उसके बॉस ने मुझे गुंडों से पिटवाया। फिर रात में मुझे मेरी गाड़ी में बिठाकर मुझे झूठा एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें मेरी मौत हो गई। उन्होंने मेरी बहन को भी मरवा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे भी रास्ते से हटा दिया। आज मैंने मेरी और मेरी बहन की मौत का बदला ले लिया है, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली है अभी तक। रंजन ने बोला, अब मुझसे क्या चाहते हो? हिमांशु ने बोला, मुझे मुक्ति के लिए पूजा करवाने की ज़रूरत है। फिर रंजन ने अपनी कार को ले जाकर एक मंदिर में पूजा करवाई, जिससे हिमांशु की आत्मा को मुक्ति मिल गई। सुबह सुबह पागलों के अस्पताल के सामने ऑटो रुका। रवि ने ऑटो वाले को पैसे दिए और गेट के पास जाकर गार्ड को आवाज़ दी, पर वहाँ कोई नहीं था। इसीलिए वह खुद ही बस गेट खोलने ही वाला था। तभी सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने गेट खोलकर रवि को अंदर लिया और हंसते हुए पूछा, तुम टीवी ठीक करने वाले हो ना? रवि ने बोला, नहीं नहीं। यह शब्द सुन के उस आदमी के चेहरे के भाव बदले और उसने रवि को एक कस के लाफा लगाया। रवि की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो आदमी बोला, मेरा टीवी ख़राब है तो इस गेट से टीवी ठीक करने वाला आना चाहिए, तो तुम क्यों आ गए? रवि ने खुद को संभाला। फिर अचानक एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर वहाँ दौड़ते हुए आए और उस आदमी को पकड़ लिया। फिर डॉक्टर ने कहा, ले जाओ इसे और शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी करो। डॉक्टर को देखकर रवि बोला, हेलो सर, मैं रवि हूँ। आज इस अस्पताल में मेरी नौकरी का पहला दिन है। मुझे डॉक्टर पाटिल से मिलना है। डॉक्टर बोले, हाँ मैं ही हूँ पाटिल, तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया है। तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर मेरे ऑफिस में जमा करो और वर्दी पहनकर सामने वाले ऑफिस में आकर मिलो। रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की ड्रेस पहनकर ऑफिस में हाजिर हुआ। पाटिल डॉक्टर बोले, अभी जो तुम्हें गेट के पास पागल मिला था उसे यहाँ बस आए 8 दिन हुआ है और अभी तक उसने बहुत लोगों को थप्पड़ मार चुका है। यहाँ तक कि बावर्ची को भी जाकर उसने टीवी क्यों नहीं चल रहा है इस वजह से थप्पड़ मारा था। तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी। स्टाफ की कमी होने की वजह से
तुम्हारी शिफ्ट कभी भी बदल सकती है। फिर डॉक्टर ने एक पुराने कंपाउंडर रमाकांत को रवि को भी सभी स्टाफ से मिलवाने के लिए कहा। सबसे मिलने के बाद रमाकांत ने रवि से कहा, चलो अब तुम्हें तुम्हारा काम दिखाता हूँ। और वह रवि को मरीजों के रूम दिखाने ले गया। वहाँ पर बहुत सारे पागल मरीज थे। कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा था, तो कोई दर्द भरी शायरी बोल रहा था, तो कोई मछली पकड़ रहा था। रमाकांत बोला, अब तुम्हें भी इन सबको झेलना होगा। सबसे पहचान करने के बाद रवि और रमाकांत दोनों अपने अपने काम में जुट गए। उस दिन रवि की नाइट ड्यूटी मिली थी। रात को रवि पेशेंट को दवा पानी करने में व्यस्त था। जब रात के 12 बजे घंटी बजी, तब उसने नोटिस किया कि सबके चेहरे पर अचानक से डर दिखने लगा है। कुछ मरीज जो सो नहीं रहे थे, वह भी दुबक के बैठ गए थे। रवि ने एक डॉक्टर से पूछा कि यहाँ पर सभी लोग डर क्यों रहे हैं। डॉक्टर बोले कि 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में पुराने मरे हुए पागलों की प्रेत आत्माएं घूमती हैं। तुम भी संभल कर रहना, हो सके तो किसी के साथ रहना। पर रवि का भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उस रात रवि अकेले ही टॉयलेट की ओर जा रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जब उसने पीछे मुड़ के देखा, तब वहाँ कोई नहीं था। वह आगे बढ़ने लगा, पर अब उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। फिर उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा और टॉयलेट में घुस गया। और जब वह टॉयलेट करके बाहर निकल रहा था, तब उसे दिखा कि टॉयलेट के आईने पर लिखा है, तुम अब पागल होने वाले हो। रवि को लगा कोई उसकी खिंचाई कर रहा है। वार्ड में जाकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस वापस मरीजों का ध्यान रखने लगा। तभी अचानक उसे हॉस्पिटल में एक भयंकर चीख सुनाई दी। वार्ड से बाहर आकर रवि आवाज़ की दिशा में तेजी से दौड़ा। वह आवाज़ स्टोर रूम से आ रही थी। जब रवि स्टोर रूम के अंदर पहुंचा, तब दरवाजे के पीछे छुपे एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उसी दरवाजे की ओर मुंह कर खड़ा हो गया। रवि दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ा, तब उस पागल ने रवि को उठाकर हवा में उछाल दिया और ज़मीन पर गिरने के बाद रवि की पीठ में चोट लगी। उतने में ही एक विचित्र हंसी सुनाई दी। वह पागल बोला, मैंने कहा था कि तुम पागल होने वाले हो। रवि गुस्से में बोला, अबे पागल आदमी, अभी तुझे मैं शॉक दूंगा। पागल बोला, शॉक की वजह से ही तो मैं मरा था, अब मुझे शॉक से डर नहीं लगता। इतना कह के उसने एक हाथ से रवि के कान को पकड़ा और दूसरे हाथ से लाइट का स्विच बोर्ड खोलकर उसमें अपना हाथ डाल दिया और रवि को 440 वोल्ट का झटका लगा। पूरा हॉस्पिटल रवि की आवाज़ से गूंज उठा। उसकी आवाज़ सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया। तब सबने देखा कि रवि बेहोश है। रवि को ले जाकर मरीजों के बेड पर सुलाया गया और जब रवि होश में आया, तब वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। वह आज भी उस पागल खाने से बाहर नहीं निकल पाया है और अब पागल रवि को लगता है कि वह एक सर्जन डॉक्टर है और अभी तक बहुत से मरीजों और डॉक्टर्स का ब्लेड से पेट काट चुका है। अब हर रात उस हॉस्पिटल में चीखें सुनाई देती है, वह भी तब जब रवि को शॉक दिया जाता है। यह कहानी है रजत की। रजत वह लड़का जिसका जीवन मात्र सुंदरता और पैसे के नज़दीक रहा है। रजत को अपनी ज़िंदगी में दो ही चीज़ों से प्रेम रहा है, एक लड़की और दूसरा पैसा। दोनों को वह बखूबी इस्तेमाल करना जानता था। एक सुनसान रात, जब पूरा शहर नींद में अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर रजत फ़िलहाल अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए देख रहा था और बात कर रहा था। वह
डिम्पल से बात कर रहा था। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। यह उसकी 12वीं गर्लफ्रेंड थी। वह हर एक लड़की के साथ 3 से 4 महीने का ही वक्त बिताता था। डिम्पल बेहद अमीर ही खानदान से थी। बाकी लड़कियों के जैसे ही रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक के रखा था। कहते हैं न कि किसी भी छवि को धूमिल करना बेहद आसान है, बल्कि उसका नाम बनाना कठिन। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत रजत से होती है। रजत अभी भी फ़िलहाल फ़ोन पर व्यस्त है। तभी अचानक रजत के कानों में एक आवाज़ आती है। रजत, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत यह सुनकर काफ़ी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फ़ोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई भी नहीं दिखा। वह जैसे ही खिड़की बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसके गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ ऊंचाई तक लाकर नीचे फर्श की ओर जोर से पटका। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और उसे सुबह होश आता है। रजत की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से झगड़ा कर लेता था। उसके जीवन में रिश्ते का कोई मूल्य नहीं था। वह अपने माता पिता को मात्र एक एटीएम मशीन समझता, जिनके धन को वह इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुए पिछली रात की घटना को याद करने लगा। रजत उसी अवस्था में घबराकर अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने पिता से वह बातें करना चाहता है, लेकिन कुछ नहीं कह पाता। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। रजत के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गई और वह उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया और गुस्से में वह घर से निकलकर कॉलेज पहुंचा, जहां उसका इंतज़ार उसका दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वह भी सिर्फ एक हाथ से। यह बात कहते ही रजत का दोस्त और डिम्पल जोर से ठहाके मारने लगते हैं। यहाँ मेरी ज़िंदगी की लगी हुई है और तुम इतने बेशर्म होकर हंस रहे हो। अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रजत के दोस्त उसे सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अब घर पर नहीं रुकने वाला, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का फैसला सुनकर दोस्त उसे रुकने की सलाह देता है और कहता है कि रजत को अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यही सोचता था कि उसके परिवार उससे प्रेम भाव से नहीं रखते हैं। इस पर डिम्पल भी कहती है, अगर तुमने नक्की कर लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना। रजत को डिम्पल का यह सुझाव रास आ जाता है। रजत ने डिम्पल के कहने पर घर से अपना बैग को सही तरीके से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहती है। रजत 10 बजे छुपकर अपने घर से निकलता है। उसे बाहर जाने से अजीब लगता है। रजत के लिए यह रात बाकी रात से अलग होती है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस कराती है। जैसे ही समय का पहिया रात के 12:45 पर पहुंचता है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबराहट से भरा होता है। डिम्पल अभी रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची होती। स्टेशन भी पूरी तरीके से शमशान घाट का रूप धारण कर चुका होता है। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता।
डिम्पल का इंतज़ार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में अपनी नज़र को दौड़ाया, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक आवाज़ रजत के कानों में गूंजती है। रजत, मेरा इंतज़ार कर रहे हो? यह वही आवाज़ थी जिसे रजत ने अपने रूम में सुनी थी। इसमें से भी वही भाव की दस्तक थी। फिर वह आवाज़ एक भयंकर हंसी में बदल जाती है। रजत अपना आपा खो चुका था। तभी वो ट्रेन का दरवाज़ा खोल उसके सामने आ जाती है। यह कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल ही होती है। रजत डिम्पल को देख लंबी लंबी सांसें लेता है। वह जल्दी से अपना हाथ थामे ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देखकर वह घबरा जाता है। ट्रेन में कोई भी नहीं होता। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है, यह ट्रेन स्पेशल है जो केवल एक ही बार चलती है हफ्ते में। जिस डिब्बे में हम बैठे हैं वह महंगा है, इसलिए कम लोग ही सफ़र करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, तो रजत अपनी सीट पर बैठे। रजत जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बातें सुनाई देती है, जैसे वह कभी जानता है उसने वह आवाज़ पहले कभी सुन रखी होती है। उसे लगता है वह काफ़ी थक गया है, इसीलिए खाली ट्रेन में उसे आवाज़ आ रही है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहां एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर से आंसू बहा रही होती है। रजत उस लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, तो जवाब मिलता है कि उस लड़की का किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। रजत उस लड़की को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वह मरहम पट्टी लगा सके। लड़की जैसे ही घूंघट ऊपर करती है उसका चेहरा देखकर रजत चौंक जाता है। वह अपना बैग ज्यों का त्यों रखकर बाथरूम के तरफ भागता है और ज़ोर ज़ोर से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतज़ार वही लड़की कर रही होती है। वह अपना होश बुरी तरह खो चुका होता है। वह उस लड़की से जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद जाता है और इसी में उसकी जान चली जाती है। आखिर में उसका फ़ोन, जो डर के मारे वह ट्रेन की सीट पर भूल जाता है, उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मेरा अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। दोस्तों के साथ मैं डिस्को गई हुई थी, होप तुम समझोगे, लव यू। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है वो लड़की कौन थी जो रजत को ट्रेन में मिली थी? क्या वो उसकी उन गर्लफ्रेंड में से कोई एक थी या कोई और? तो रजत गोपीनगर का गांव बहुत अमीर है। यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे ही लोगों को तो मतलबी कहा जाता है। यहाँ गांव में पीपल का एक पेड़ है जो बहुत ही घना है, जिसके नीचे चबूतरा बना है। सब लोग हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन एक भिखारन बुढ़िया भीख मांगते हुए गोपीनगर गांव पहुंच जाती है। वह मोहन के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है, बेटा कुछ खाना दे दो, भूख लगी है, भगवान आपको और धन देंगे। मोहन कहता है, सुबह सुबह भीख कौन मांगता है, काम पर जाने का समय है, जाओ आगे, अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। बाहर की आवाज़ सुनकर अंदर से कमला बाहर आती है। कमला ने कहा, रुको, मैं इसके लिए कुछ खाना लाई हूँ। बुढ़िया ने बोला, भगवान तुम्हारा भला करे, और बुढ़िया खाना लेकर चली जाती है। तभी मोहन ने कहा, क्या ज़रूरत थी खाना देने की, पैसे की बर्बादी करती हो, लोग हमसे अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे उड़ा रही हो। कमला ने बोला, तुम बिना मतलब के बात मत करो, खाना खराब हो चुका था इसलिए दे दिया। खाना लेकर भिखारिन पीपल की पेड़ी के नीचे चली जाती है। खाने को खोलती है तो उसमें से बदबू आती है और गौर से देखा तो उसमें कीड़े भी पड़ चुके थे। गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घर में भीख मांगने चली गई। वह शीला नाम की औरत से बोली,
भगवान तुम्हारा भला करेंगे। मुझे कुछ खाना दे दो, और हाँ, गंदा खाना मत देना, मैं पहले से बीमार हूँ और बीमार हो जाऊँगी। शीला ने कहा, हाँ हाँ, भीख मांगती हो और ऊपर से फरमाइश? जाओ, नहीं है मेरे पास देने के लिए कुछ। भिखारिन बुढ़िया वहाँ से दूसरे घर में खाना मांगने चली गई। एक आदमी ने उसे थोड़ा खाना दिया। बुढ़िया ने बोला, बेटा थोड़ा सा खाना और दे दो, इसमें तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। तभी उस आदमी ने कहा, देखो, हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, महंगाई का ज़माना है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है पता है। गरीब बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिली कि उससे उसका पेट नहीं भरता, और कुछ दिन में वह और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत ज़ोरों से प्यास लगती है। आसपास पानी न मिलने के कारण वो लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगती है, लेकिन वहाँ के लोग इतने मतलबी हैं कि बुढ़िया को पानी भी नहीं दे रहे थे। बुढ़िया ने बोला, पानी दे दो, मुझे कोई पानी दे दो। उसे कोई भी पानी नहीं देता है, और उसे देखते ही लोग उसे वहाँ से भगा देते थे। लोगों के घर जाकर अब वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे एक बूंद पानी पीने को भी नसीब नहीं हुआ। चलते चलते वो उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बीमारी और पानी न मिलने के कारण बुढ़िया की वहीं मौत हो जाती है। बुढ़िया की मौत हो जाने के बाद वहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती है। जब रात को सब लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात को एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ इतनी तेज होती है कि पूरे गांव को सुनाई देती है। रोने की आवाज़ के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आने लगती है, जिससे लोग और भी ज़्यादा डरने लगते हैं। गांव के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई और सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, गांव वालों, ये क्या हो रहा है? गांव में रोज़ रात को एक औरत के रोने की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी एक औरत बोलती है, इसका क्या उपाय है? मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। तभी दूसरा आदमी बोलता है, सभी लोग रात को अपने घरों में हनुमान चालीसा बजाओ, इसके बाद आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था कि उसकी कार खराब हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे से जो भी गुजरता था उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज़ बुखार हो जाता था। तो कभी हंसने की आवाज़ आती, तो कभी रोने की आवाज़, तो कभी किसी के बात करने की आवाज़ आती है। ये सारी बातों से लोगों के अंदर का डर बढ़ते ही जा रहा था। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों से लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का मृत शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस बात ने गांव के लोगों को और भी ज़्यादा डरा दिया था। तभी कमला ने कहा, कोई भी शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने घर के दरवाजे बंद रखते हैं ताकि कोई गायब ना हो जाए। मोहन बोलता है, और उस पीपल के नीचे तो भूलकर भी ना जाना। तभी कमला और मोहन के बच्चे बोलते हैं, ठीक है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे चादर ओढ़कर सो जाते हैं। पूरे गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। पूरे गांव में मानो मातम पसरा हुआ है। मोहन और गांव के कुछ लोग एक साधु के पास जाते हैं और उस साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख न देने के कारण परेशान हैं, वो भूख और बीमारी से मर गई। बाबा ने कहा, ये सब जो भी हो रहा है उसमें तुम सब गांव वालों की गलती है। तुमने एक बीमार और गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के कारण मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिसके कारण उस गरीब बुढ़िया की जान चली गई और वो अब अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, इसका इलाज क्या है? बाबा ने कहा, हवन और पूजा का इंतज़ाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। तभी गांव वाले बोलते हैं कि ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजन शुरू हुआ।
साधु के मंत्र उपचार से चुड़ैल प्रकट होती है। उस बुढ़िया चुड़ैल ने कहा, यह साधु, तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चले जाओ, वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। बाबा ने बोला, देखो, इंसान से गलती हो जाती है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं, लोगों को परेशान करना छोड़ दो। तभी बुढ़िया चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, जिंदे पर तो कुत्ते से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है और अब देवी देवताओं की बराबरी दे रहे हो। मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। बाबा ने कहा, कुछ तो उपाय होगा जिससे कि तुम इस गांव को छोड़ दो। बुढ़िया चुड़ैल ने कहा, एक उपाय है। इन सब पापियों को गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, वरना सब मारे जाएंगे। और साधु, तुम भी चले जाओ, क्योंकि गुनहगारों के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव को मेरा श्राप है कि जो भी इस गांव में रहेगा वो मरेगा, जैसे मैं मरी थी। यह बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती है, वह शांत नहीं होगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगते और बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण गोपीनगर वालों को उस गांव को मजबूरी में छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लोगों की एक गलती के कारण अपना अपना घर और अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। अब यह गांव सुनसान पड़ा है। यहाँ अब तो न कोई आता है न कोई रहता है। इसीलिए हमें भी कभी घमंड और निर्दयता से कभी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। इंसान जब तक जिंदा होता है तब तक उसे उसको बड़े प्यार से रखा जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका नाम और उसकी पहचान खो जाती है और वो सिर्फ मुर्दा कहलाता है। मुर्दा घर एक ऐसी कहानी है जहाँ ज़िंदगी आते आते ख़त्म हो जाती है और वहाँ मुर्दों का राज चलता है। जब खुद पे लाचारी और बेबसी हो और जिम्मेदारी सर पर हो तो इंसान अपने लोगों के लिए क्या नहीं करता। ऐसा एक लड़का था, शेखर। ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसको कहीं नौकरी नहीं मिली। दर दर की ठोकर खाकर अब वो थक चुका था। उसको जिल्लत सहने की अब आदत हो चुकी थी, लेकिन मजबूरी ने उसके हाथ बांध दिए थे। एक दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ा। उसका एक दोस्त पास ही के सरकारी दवाखाने में सफाई का काम करता था। उसने अपनी कहानी अपने दोस्त शंभू को बताई। शंभू ने कहा कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ चल मेरे साथ, शायद कोई काम मिल जाए। शंभू और शेखर बहुत पुराने दोस्त थे। कभी एक गांव में साथ में घुमा करते थे। शहर आने के बाद वो दोनों कभी नहीं मिले थे। फिर भी शंभू ने शेखर की मदद की। शेखर को सफाई का काम मिल गया। शेखर को काम की तलाश तो थी ही, जो अब पूरी हुई, और काम घर के पास में था तो उसे ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं थी। वो रोज़ अब सुबह सफाई करने के लिए दवाखाने आता और शाम को चला जाता। ऐसे उसका काम चालू हुआ। शंभू से भी अब उसकी रोज़ मुलाकात होने लगी थी। अब शेखर का महीना होने आया था। पगार का दिन था। पगार हाथ में आते ही शेखर को बड़ा अच्छा लगा। भले ही कम सही, लेकिन ज़रूरत के लिए पैसा होना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद शंभू का पैसे लेने का नंबर था। उसको शेखर से भी दुगनी पगार मिली। यह देखकर शेखर हैरान रह गया। ये कैसे हुआ? दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, फिर भी उसकी पगार इतनी ज़्यादा कैसे? घर वापस जाते वक्त शेखर यह सोच रहा था, लेकिन उसने उससे पूछा नहीं। शाम को शंभू के यहाँ खाना था सभी दोस्तों का। सोचा वहीं जाकर पूछता हूँ। शाम होते हुए शंभू ने खाने का सामान, मुर्गी और दारू साथ में रख लिया। उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे तो उसने अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाया। शेखर को नहीं पता था कि शंभू अब दारू पीने लगा है। खाना हुआ। अब शंभू के सभी दोस्त पीने बैठ गए, शेखर को छोड़कर।
तभी शेखर ने शंभू से पूछा, अरे शंभू, तू तो कभी दारू नहीं पीता था यार, अब तो बहुत पीने लग गया है, कैसे? शंभू ने हंसते हुए कहा, अरे शेखर, तू भोला का भोला रह गया रे। पैसा है इसलिए ये सब शौक पूरा कर लेता हूँ, कभी कभी अपने लिए जी लेता हूँ यार। ले, तू भी ले, शर्मा मत। शेखर ने कहा, मैं शराब नहीं पीता, मुझे माफ़ कर दे। फिर शेखर ने पूछा, अच्छा मुझे ये बात बता, तू और मैं एक ही जगह काम करते हैं, फिर तुझे मुझसे ज़्यादा पगार कैसे? तू कोई एक्स्ट्रा काम करता है क्या? सच बता। शंभू ने शेखर को एक कोने में ले जाकर बताया, शहर में पैसे कमाने के हज़ारों तरीके हैं मेरे भाई, बस तू तैयार हो तो सैकड़ों रास्ते खुल जाते हैं। शेखर ने उससे पूछा, मैं समझा नहीं। मैं रात में उसी दवाखाने के मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट करता हूँ। मुर्दा घर का नाम सुनकर शेखर डर गया। उसको शहमा देख शंभू बोला, यही वजह है मेरे पैसे की कमाई कर रहा हूँ। सब लोग डरते हैं वहाँ जाने को, इसलिए कोई काम नहीं मिलता करने को। मैं करता हूँ तो मुझे पैसा भी बढ़िया मिलता है। मैं दारू लेके जाता हूँ और पी के सो जाता हूँ, मुर्दों के साथ मुर्दा घर। ऐसा बोलकर शंभू हंसने लगा। पार्टी ख़त्म होने के बाद सभी लोग घर चले गए और शंभू रात की मुर्दा घर वाली ड्यूटी पर चला गया। शेखर अपने घर जाकर रात भर मुर्दा घर वाले के बारे में सोचने लगा। अगर वो भी ये काम कर सके तो उसके कितने सारे अधूरे अरमान पूरे हो जाएंगे। पैसा आएगा, घर वालों को भी खुश रख सकेगा। शेखर रात भर उसी सोच में पड़ा रहा। सुबह अपना काम ख़त्म करके दवाखाने अपनी ड्यूटी पर चला गया। शंभू भी उसको रास्ते में मिल गया। दिन भर काम करके शाम को जाते वक्त शेखर ने मुर्दा घर वाली एक्स्ट्रा ड्यूटी के बारे में पूछा। तुझसे तो मेरी हालत छुपी नहीं है, पैसे की ज़रूरत मुझे भी है, क्या मैं भी मुर्दा घर? इतना बोलते ही शंभू हंस पड़ा। अरे शेखर मेरे भाई, तुम मुर्दों के बीच में कैसे रहेगा? तू तो दारू भी नहीं पीता। मुर्दों के बीच रात भर रुकना कोई खाने का काम नहीं है, समझा? शेखर ने एक बार फिर शंभू की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। दूसरे दिन शंभू ने अपने साहब से बात करवाकर शेखर को एक्स्ट्रा ड्यूटी दिलवा दी। लेकिन अब शंभू भी साथ में रहने वाला था तो कोई डर की बात नहीं थी। दूसरे ही दिन से शेखर की एक्स्ट्रा ड्यूटी चालू होती है। शंभू रात को मुर्दा घर में पीने के लिए दारू लेकर आया था। मुर्दा घर में आते ही शंभू ने बताया, ये दरवाज़ा ठीक से लगता नहीं है, इसलिए इसको लकड़ी से फंसा कर रखना। अगर ये बंद हुआ तो अंदर से नहीं खुलेगा, और जब तक कोई बाहर से नहीं खोलता हमको अंदर ही इन मुर्दों के बीच रहना पड़ सकता है। शेखर के सामने उसने दारू लगा ली और सो गया। शेखर बेचारा मुर्दों के बीच अकेला पड़ा हुआ था। पहली रात थी, उसको बहुत अजीब लग रहा था, एकदम सन्नाटा। वो बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा रहा। मुर्दा घर में लाइट तो थी, लेकिन इतने मुर्दों में थोड़ी सी भी हलचल हो जाए तो आवाज़ हलक से बाहर न आए और जान चली जाए। पहली रात तो कट गई और शेखर को थोड़ी हिम्मत भी आ गई। अब दोनों रोज़ मुर्दा घर में ड्यूटी करने लगे। कुछ रोज़ बीत जाने के बाद यहाँ काम करना शेखर को बहुत आम लगने लगा। दिन गुजरते गए, पैसा आने लगा तो शेखर के बहुत काम होने लगे। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था। एक रात उस मुर्दा घर में एक आधा जला हुआ मुर्दा आया। उसको एक पलंग पे लेटाकर सब चले गए। वो देखने में बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी लाश को एक जगह लगाकर शेखर आराम कर रहा था। इतने में बाहर हल्ला सुनाई दिया। शोर सुनकर शेखर बाहर देखने लगा। उसने शंभू को उठाया। शंभू दारू पीकर सोया हुआ था। रात के करीब 1 बज चुका था। उसकी दारू अब उतरने लगी थी। वो उठकर बैठा, लेकिन वो बाहर नहीं आया। कोई उसको दारू पीकर पकड़ लेगा तो उसकी नौकरी जा सकती थी।
शेखर दरवाजे को लकड़ी में फंसाकर चला गया। बाहर दवाखाने के ग्राउंड में भीड़ थी। इधर शंभू उठकर बैठा। उसको बिल्कुल खबर नहीं थी कि कोई नया मुर्दा आया है। एकदम से जोर की हवा सामने की खिड़की से आई और सर्र करके धड़ाम, दरवाजे की लकड़ी सरक गई और दरवाज़ा बंद हो गया। अब शंभू की दारू पूरी तरह से उतर गई। वो डरने लगा। एकदम से पलंग से कुछ हिला, ऐसा उसे महसूस हुआ। शंभू पूरा पसीने से तर हो गया था। वो उठकर देखने लगा। मुर्दा घर बहुत बड़ा था। उसने चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं दिखा। अब कुछ ज़्यादा ही हलचल दिखने लगी और वो जला हुआ मुर्दा पलंग पर बैठ गया। वो भयानक आवाज़ सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। उसके शरीर से खून निकल रहा था। फर्श पर खून गिरने लगा। बहुत जलने की वजह से उसकी चमड़ी लटकी हुई थी। उसकी एक आंख भी फूट चुकी थी। वो इतना जल चुका था कि कई जगह हड्डियां तक दिख रही थी। ऐसा डरावना रूप देखकर शंभू के होश उड़ गए। वो सब कुछ दिल दहला देने वाला था। शंभू चिल्लाने लगा, जोर से दरवाज़ा ठोकने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वो मुर्दा उठा और चलकर शंभू तक आते ही उसको सीने में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। सांस फूलने लगी और डर के कारण जगह पर उसकी मौत हो गई। इधर शेखर इस बात से बेखबर। वहाँ एक आदमी आया था। सब उसको सुन रहे थे। वो पागल जैसा था। साहब, अभी जो लाश यहाँ आई है वो लाश नहीं, एक जीता जागता शैतान है। वो लाश जिंदा है साहब। उसमें शैतान समाया है। वो जहाँ जाती है वहाँ मौत होती है साहब। वो विनती कर रहा था, लेकिन पागल दिखने के कारण उस पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको भगा दिया। शेखर को एकदम से याद आया कि शंभू अंदर है। वो जल्दी से मुर्दा घर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। उसने झट से दरवाज़ा खोला और सामने देखा कि शंभू नीचे गिरा हुआ है। वो लाश अपने पलंग पर थी। उसने शंभू को उठाना चाहा, लेकिन वो उठा नहीं। शेखर ने डॉक्टर को बुलाया। शंभू को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, शायद इसको दिल का दौरा पड़ा था और ये मर चुका है। शेखर एकदम सुन्न रह गया। उसका दिल भी जोर तरह से धड़क रहा था। वो जो बाहर पागल आदमी चिल्ला रहा था, शायद उसकी बात सही थी। बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया। 2 वार्ड बॉय शंभू की लाश मुर्दा घर में लेकर आए। शेखर डर से सहम कर दरवाजे के पास ही खड़ा था। जैसे ही शंभू की लाश को एक बेड पर रखा जाने लगा, तभी उसकी गर्दन शेखर की तरफ मुड़ी। शंभू की आंखें खुल चुकी थी। उसने शेखर को एक नज़र देखा और एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तो दोस्तों, मुर्दा घर की कहानी सुनकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।